इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रामर की क्लास 10th की सीरीज़ है। ये पूरी बुक की सीरीज़ है, मतलब बुक के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपका क्लास 10th की ग्रामर की बुक है उसके हिसाब से। साथ में आपको ये बता दूं कि ये है तो क्लास 10th की ग्रामर की, लेकिन इसको कोई भी देख सकता है, जो भी अपर क्लास से, यानी जो भी क्लास 6 के ऊपर का है वो इसको देख सकता है, समझ सकता है, अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर सकता है कि भाई इतना मुझे समझ में आ रहा है। जितना समझ में आ रहा है उतना आप समझो, और जितना अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है उतने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए, लेकिन मन लगा के समझिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। आज का जो वीडियो है, हम लास्ट वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ध्यान दीजिएगा, ग्रामर का नहीं। जो ग्रामर की बुक में सीरीज चला रहा हूँ उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक चैप्टर है। वो चैप्टर बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये चौथा पार्ट, लास्ट पार्ट है उस चैप्टर का। क्या नाम है? द कंजंक्शन। नाम क्या है? कंजंक्शन। इसके बाद हम इंटरजेक्शन देखेंगे, फिर कुछ एक्सरसाइजेज है जो आपको करनी है अपने हिसाब से। तो देखते हैं कंजंक्शन। इससे पहले के वीडियोस भी अगर आपको देखनी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगा, या अभी आपको ये ऊपर दिखेगा, वहाँ पे आप कोने में जाकर दिख रहा है, वहाँ पे जाकर क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, ज़रूर जाकर देखें। आज हम बात करने वाले द कंजंक्शन, यानी कंजंक्शन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक काइंड है, एक रूप है। इसे कनेक्टिंग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। किसे? कंजंक्शन को। कंजंक्शन को हम कनेक्टिंग मतलब जोड़ने वाला शब्द, नाम से क्लियर है, यानी कि जोड़ने वाला कोई शब्द है। ये वह शब्द है जो जोड़ता है। अब क्या जोड़ता है वो देखते हैं। परिभाषा: कंजंक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़े। इसे कनेक्टिव भी कहते हैं। मतलब कंजंक्शन को कनेक्टिव भी कई लोग कहते हैं, लेकिन नॉर्मली मेजरली हम लोग कंजंक्शन ही कहते हैं। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कंजंक्शन क्या है, तो कंजंक्शन वह शब्द है जो कि कोई दो दूसरे शब्दों को, ठीक है, ध्यान समझिएगा, कंजंक्शन वह शब्द है जो कोई दो दूसरे शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, इस एग्जांपल मान लो, जैसे कई लोग होते हैं ना जो शादी करवाते हैं, तो जो शादी करवाना मान लो उसको कंजंक्शन है। ठीक है, लड़के वाला लड़की वाली, मतलब लड़का और लड़की की शादी करा रहा है, जोड़ रहा है दोनों को, तो वो जो दोनों का मैचिंग करवा रहा है, दोनों को शादी करा रहा है, वो कौन है? वो कंजंक्शन की तरह है। ठीक है, अब मान लो जब दो शब्द मिल रहे हैं तो दो परिवार ही मिलते हैं। ठीक, दो परिवार मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? दो परिवार ही मिलते हैं। उस तरीके से वो जो शब्द है, मतलब वो जो वर्ड है कंजंक्शन, वो शब्दों के साथ हो सकता है वो दो शब्द को जोड़े, हो सकता है वो दो वाक्यों को, यानी दो सेंटेंसेस को जोड़े। एक कोई दूसरा सेंटेंस है, एक कोई दूसरा सेंटेंस है, दोनों को जोड़ दे। या एक सेंटेंस जो है वो पूरा है और एक सेंटेंस क्या है वो अधूरा है, यानी उपवाक्य से बोलते हैं। एक सेंटेंस है जो पूरा अपने में पूरा मीनिंग कंप्लीट करता है, और कोई दूसरा ऐसा सेंटेंस है, इसे हम बोलते हैं उपवाक्य, इसे इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं, वो है, और दोनों को जोड़ रहा है। यानी कि कंजंक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों को भी जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, और हो सके तो एक सेंटेंस और एक क्लॉज को भी जोड़ता है। डेफिनेशन इंग्लिश में: अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। नाम से क्लियर है? एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने अभी बताया आपको कि एक क्लॉज और एक सेंटेंस, ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों क्लॉज हो। जैसे दोनों के दोनों सेंटेंस है, वैसे दोनों के दोनों क्लॉज हो सकते हैं। यानी कि चार कंडीशन में हम कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एक, जब हमें दो शब्द जोड़ना हो हम कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जब हमें दो सेंटेंसेस जोड़ने हो तब हम कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिर जब हमें एक एक क्लॉज और एक सेंटेंस को जोड़ना हो, मतलब एक तरफ क्लॉज लिखा है, एक तरफ सेंटेंस लिखा, उन दोनों को जोड़कर कंप्लीट मीनिंग देनी है पूरा, तो हम कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और एक कोई क्लॉज है जिसका कोई अधूरी मीनिंग है, दूसरा क्लॉज है उसका भी कोई अधूरा मीनिंग है, और बीच में हम कंजंक्शन लगा दे रहे हैं जो दोनों को जोड़ रहा है। नॉर्मली बीच में ही कंजंक्शन लगता है नॉर्मली। एग्जाम्पल देखो, यहाँ देखो, हरी एंड गोपाल केम हियर। तो यहाँ आप देख रहे हो हरी एंड गोपाल, हरी और गोपाल को कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है। ठीक है, मोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट, मोहन इज पुअर ये क्लॉज है, बट ऑनेस्ट,
ठीक है, ये दो शब्द है, शब्द कोई भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो किसी को भी जोड़ सकता है। इससे पहले हमने जो प्रीपोजिशन देखा था पिछले वीडियो में, वो सिर्फ नाउन प्रोनाउन को ही जोड़ रहा था, मतलब उसको संबंध बता रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ध्यान से कि वो संबंध नहीं बता रहा है, ये जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है, किसी भी शब्दों को जोड़ सकता है वो कंजंक्शन में, ये थोड़ा फायदा होता है। थर्ड, डू और डाई, दो शब्द है, एक डू है और एक डाई है, दोनों को कौन जोड़ रहा है? और। फोर्थ वाला भी ठीक उसी तरीके से है। उपयुक्त वाक्यों में एंड, बट और तीनों कनेक्टिंग वर्ड है, अतः इन्हें कंजंक्शन कहा जाता है। एंड दो बार आया इसलिए एंड का जिक्र इसमें एक ही बार हुआ है, नीचे जो हिंदी में मैंने ही पढ़ा। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन के प्रकार, नॉर्मली ये दो प्रकार के होते हैं। अब बोलोगे मैं नॉर्मली क्यों बोल रहा हूँ, मतलब कि कई लोग इसको तीन बना देते हैं, लेकिन ये दो ही होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेट क्या नाम से क्लियर, कोऑर्डिनेट वो कंजंक्शन जो, ध्यान सुनिएगा, जो जब जुड़ते हैं तो क्या होते हैं कि वो एक समान वाले चीज़ों को जोड़ते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे यहाँ देखो हरि एंड गोपाल, यहाँ देखो हरि को के साथ हम किसको जोड़ रहे हैं? गोपाल को, ठीक है। पुअर बट ऑनेस्ट, पुअर ये नाउन है, ऑनेस्ट ये नाउन है, दोनों को कौन जोड़ रहा है? बट, ठीक। और ये पुअर के साथ ये एडजेक्टिव भी है, पुअर, और ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है, दोनों को कौन जोड़ रहा है? बट। तो कोऑर्डिनेट मतलब होता है कि जब हम किसी भी दो शब्दों, दो क्लॉज या दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, तो अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तब हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे एंड, बट, एज वेल एज, फॉर, अभी पूरा डिटेल समझाऊंगा, अभी आपको बस ऊपर समझा रहा हूँ। नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ, एंड, इधर और, नीदर, नॉर, स्टिल, etc, ये सब कंजंक्शन है। जितने ये सब वर्ड आपने देखा है, कभी भी आपको सेंटेंस से मिल जाए कहीं भी, तो आप समझ जाओ ये तुरंत कि ये कंजंक्शन है, और कौन से? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, दैट, इफ, सिंस, बिफोर, आफ्टर, ये जो आप सुनते होते हो, बिफोर आफ्टर ने सुना होगा, बिफोर प्रीपोजिशन की तरह भी काम आता है, और यहाँ पे कंजंक्शन की तरह भी काम आ रहा है। बिफोर, आफ्टर, टिल, अनलेस, थॉ, ऑल्दो, एज, etc, तो आपने देखा होगा, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था जब आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था, कि कोई एक वर्ड जरूरी नहीं है कि एक ही मीनिंग दे, वो अलग अलग जगह पे प्रयोग होने के कारण उसका अर्थ हो सकता है अलग अलग जगह पे अलग अलग हो। अब हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इससे क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको अभी समझा रहा था। इससे बने क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसका अर्थ अपने में पूर्ण होता है, यानी कि ये प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित नहीं होता है। दो तरह के क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मेन क्लॉज, और दूसरा क्लॉज, ठीक है। मतलब जब हम दो सेंटेंस या दो क्लॉज को जोड़ रहे होते हैं, तो एक प्रिंसिपल होता है और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि एक प्रिंसिपल मतलब मेन क्लॉज, और एक मतलब उस पर डिपेंड होने वाला दूसरा क्लॉज, ठीक। इसका मतलब ये, जैसे एक लोग कोई हैं, उस पर डिपेंडेंट कोई दूसरा है, तो जब हम किसी भी कंजंक्शन को जोड़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि दोनों जो क्लॉज हैं क्या एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्या जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ध्यान सुनो, क्या जो प्रिंसिपल क्लॉज है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्या वो दोनों क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट है? अब आप पहचानो कैसे प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। मान लो आपको कोई दो क्लॉज मैंने दे दिया, आप कैसे पहचानोगे? आप उनको सेंटेंसेस को पढ़ो या उस क्लॉज को पढ़ो, जब आपको लगे कि ये इसके बिना भी, मतलब ये जो सेंटेंस दूसरा वाला सेंटेंस है, इसके बिना भी ये सेंटेंस अपने में कुछ तो मीनिंग देता है या कुछ मीनिंग देता है, तो उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, या प्रिंसिपल सेंटेंस भी कई लोग बोलते हैं, ठीक। और दूसरा वाला जब आप पढ़ो तो आपको लगेगा अरे कुछ छूट रहा है, कुछ मिस हो रहा है, इसको कुछ चाहिए, इसके बिना ये पूरा नहीं हो पाएगा। आप तुरंत समझना ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक। फिर से देख रहा हूँ, इससे बने क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसका अर्थ अपने में पूर्ण होता है, ये प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित नहीं होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चार प्रकार के होते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? चार। कम्युलेटिव कंजंक्शन, जोड़ बताने वाले संयोजक जो जोड़ करते हैं, जोड़ते हैं, ये एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने का काम करते हैं। नाम से क्लियर है, कम्युलेटिव मतलब ये होता है जोड़। तो पहला, ही वेंट टू आगरा एंड
सॉ द ताज। अब देखो ही वेंट टू आगरा, ये क्या है, एक क्लॉज है। सॉ द ताज ये दूसरा क्लॉज है। ठीक, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, एंड जोड़ रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरा, ही एज वेल एज हिज ब्रदर वेंट देयर, वह और उसका भाई दोनों, मतलब वह और अपने भाई, वह और साथ में उसका भाई। ठीक है, मतलब उसका भाई भी कहाँ गया, वहाँ गए, उसके अतिरिक्त उसका भाई भी वहाँ गया। ठीक, तो यहाँ देख लो जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, मतलब ही के बाद कोई दूसरा भाई तो जुड़ गया ना, तो कॉम्युनिटी कंजंक्शन इसे बोलते हैं। उसमें आता है एंड, एज वेल एज, बोथ, नॉट ओनली, बट। अभी आपको चौथा बताऊंगा। तीसरा, ही इज़ बोथ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, वह दोनों हैं कठिन परिश्रमी और बुद्धिमान। ठीक, चौथा, अब देखो ये जो है आपको जो डार्क में दिख रहा है, मैं वर्ड बताते रहा हूँ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमेशा साथ में आता है, ध्यान दीजिएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा साथ में एक ही सेंटेंस में आएगा। कहीं भी अगर नॉट ओनली आपने लिख दिया तो उसके बाद आपको कोई एक वर्ड लिखना होगा जो ऑब्जेक्ट होगा या जो कुछ भी होगा, उसके बाद आप बट ऑल्सो लिखोगे। ठीक है, अभी आपको समझा रहा हूँ। ही बॉट नॉट ओनली अ बुक बट ऑल्सो अ पेन, उसने केवल किताब नहीं खरीदी, पेन भी खरीदी। हम तो ऐसे बोलते हैं ना, उसने केवल पैंट नहीं खरीदी, उसने शर्ट भी खरीदी। तो उसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, भी नहीं खरीदी तब नॉट ओनली, बट ऑल्सो मतलब वो भी खरीदा। उसने किताब ही नहीं, एक कलम भी खरीदा। क्लियर हो गया। पहला हमने क्या देखा, कम्युलेटिव कंजंक्शन। अब हम देख रहे हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विरोध बताने वाले, मतलब एक क्लॉज का दूसरे क्लॉज का विरोध करने वाले, उल्टा होने वाले। इन कंजंक्शन द्वारा दो ऐसे कथन जोड़े जाते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया पर फिर भी वह फेल हो गया। दूसरा, ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, वह निर्धन है, गरीब है, किंतु प्रसन्न है, खुश है। तो जो उल्टा है, नॉर्मली गरीब होता है तो लोग दुखी होते हैं। तीसरा, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, स्टिल आई कैन हेल्प यू, पर फिर भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, जब किसी के पास पैसा नहीं होता है तो वो किसी का मदद नहीं कर सकता, ये आपको पता है। ठीक, तो आगे क्या लिखा उसके तीसरा, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव नाम से क्लियर है आपको लग रहा है, विकल्प वाला। हमने पहला देखा कम्युलेटिव जो जोड़ करता है, एडवर्सेटिव जो विरोध करता है, और फिर हमने देखा अल्टरनेटिव कंजंक्शन, वो कंजंक्शन जो विकल्प देता है। इस प्रकार कंजंक्शन दो विकल्प के बीच चॉइस को व्यक्त करना है। जरूरी नहीं है दो, लेकिन नॉर्मली आप ये समझो सिंपल कि ये ऑप्शन देता है ना, कि विकल्प देता है कि ये करो या वो करो, ये करो या ऐसे वैसे करो। तो वही डू और डाई। तो कोई आपसे पूछेगा ओ आर जो और वर्ड होता है वो कौन सा कंजंक्शन होता है, तो वो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है, या ऐसे बोल सकते हो अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ऐसे भी कई लोग बोलते हैं। तो दूसरा, नीदर या नाइदर, इसको नीदर भी कई लोग बोलते हैं, नाइदर भी। तो नीदर राम नॉर श्याम केम हियर, विकल्प में दो लोग हैं, राम और श्याम, ना तो राम ना ही श्याम यहाँ आए या आया। तीसरा, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, यहाँ देखो ये कंडीशन दे रहा है। ये जो अल्टरनेटिव होता है उसमें कंडीशन वाला भी आता है कि भाई कठिन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो ये विकल्प तो दे रहा है कि भाई कठिन परिश्रम करोगे तो फेल हो जाओ, और कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो ये विकल्प ही है ना कि कठिन परिश्रम करो और पास हो जाओ। चौथा, इधर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। हम नॉर्मली सुनते हैं जब हम क्लासरूम में लेट आते हैं, या तो समय से आओ या तो मत आओ, है ना। जब आप बड़े जाते हो, नॉर्मली जब छोटे होते हो तो आपको पनिशमेंट दे के बुला लिया जाता है, लेकिन जब बड़े होते हो जो टीचर गुस्से में होते बोलते हैं भैया या तो मत आओ या तो आओ तो समय से आओ, है ना। तो भाई इधर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, यहाँ भी ऑप्शन है, कंडीशन है। इस प्रकार कंजंक्शन में इधर और नीदर नॉर अदरवाइज आदि मुख्य हैं, नॉर्मली यही आते हैं। फिर लिखा है इलेटिव कंजंक्शन, परिणाम बताने वाले, जो रिजल्ट बताते हैं कि अच्छा ऐसे ये हो गया। देखो मैं एक हिंदी बता रहा हूँ, मैं उसके घर गया तो वह भाग गया। तो रिजल्ट क्या हुआ, जब मैं उसके घर गया तो रिजल्ट ये हुआ कि वो भाग गया।
ठीक, तो जो तो वर्ड है यानी इंग्लिश में इसको सो कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, इलेटिव कंजंक्शन, परिणाम बताने वाले संयोजक। इस प्रकार कंजंक्शन एक वाक्य को उस वाक्य से जोड़ते हैं जो परिणाम बताता है। ध्यान देना, ही वॉज लेट, ये क्या है, ये देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड। ठीक है, वह लेट था इसलिए उसको पनिशमेंट मिला, तो जो रिजल्ट था वो क्या हुआ, पनिशमेंट के रूप में आया। ठीक, शी इज टायर्ड, वह थकी थी, सो शी शुड टेक रेस्ट, वो थकी हुई है इसलिए उसे आराम करना चाहिए। तो जो परिणाम है वो किस में आ रहा है, सेकंड वाले में, जिसके साथ हम वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। ध्यान देना, जिसके साथ हम वर्ड को यूज़ कर रहे हैं परिणाम उसमें आ रहा है, कॉमा लगा के। थर्ड, देयर इज समवन एट द डोर, कोई दरवाजे पे है। फॉर, आई हैव जस्ट हर्ड अ नॉक, है ना। फॉर यहाँ इसका मतलब है क्योंकि, फॉर यहाँ का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने अभी अभी खटखटाहट की आवाज़ सुनी या मैंने नॉक सुना। ठीक है, खटखट की आवाज़ सुनी, तो यहाँ फॉर मतलब है क्योंकि। इस श्रेणी में सो, देयरफॉर, फॉर आदि कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो हमने 4 प्रकार के कंजंक्शन देखे किसमें, कोऑर्डिनेट में। पहला क्युमुलेटिव जो जोड़ते हैं, एडवर्सेटिव जो विरोध करते हैं, अल्टरनेटिव जो ऑप्शन देते हैं, फिर इलेटिव कंजंक्शन जो परिणाम बताते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इससे बने क्लॉज को सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार के उपवाक्य को अन्य उपवाक्य पर निर्भर करना पड़ता है। अब नाम से क्लियर है कि ये जो होता है अपना अर्थ क्लियर करने के लिए, बताने के लिए उसको दूसरे उपवाक्य की जरूरत पड़ती है। जैसे समय का भाव व्यक्त करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, आई शैल कंप्लीट माई वर्क बिफोर आई गो टू बेड। ठीक है, तो बिफोर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये तो मजबूरी आपकी, आपको 2 बातें बतानी पड़ेंगी, है ना। तो अब ऐसे बोल सकते बिफोर आई या बिफोर आई गो, आप ऐसे नहीं बोल सकते, आपको कुछ और जोड़ना पड़ेगा। तो यही होती, इसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट, जहाँ पे आपको मजबूरन 2 क्लॉज लेना ही पड़ते हैं और एक दूसरे पर निर्भर कराना पड़ता है। ठीक, यू हैवेंट रिटन सिंस आई सॉ यू लास्ट। ठीक है, मैंने नहीं देखा तो तुमने नहीं लिखा। ठीक है, सिंस जब से मैंने तुम्हें लास्ट में देखा है, मतलब जब तक मैंने तुम्हें लास्ट तक देखा तुमने नहीं लिखा। बी का पहला टाइम, दूसरा रीज़न कारण। कारण का मतलब बिकॉज होता है, आपको पता है बिकॉज हमेशा कारण लेके आता है, कारण लेके आता है ना। तो बिकॉज किसका कारण लेके आएगा, कुछ हुआ होगा उसका कारण लेके आएगा ना, यानी कि 2 क्लॉज अपनी मजबूरी है लाना आपको। ठीक, तो आपको कभी भी फॉर, बिफोर, सिंस और बी वाला कारण, सी वाला परिणाम, रिजल्ट। ठीक है, लेकिन देखो ध्यान दो, ये जो रिजल्ट था इसमें सो, देयरफॉर और फॉर आया था, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, दैट आ रहा है। ही इज वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अगर यहाँ सो लिख देते तो ये कोऑर्डिनेटिव में चल जाता, लेकिन यहाँ पे हमें दैट लगा है इसलिए किस में आ गया, ये सबऑर्डिनेटिव। शर्त, कंडीशन, इफ, अनलेस, जो 2 वर्ड आप देख रहे हो, इफ़ यू कम, अगर आप आते हो, आई शैल टीच यू, तो यहाँ पे कंडीशन है। ठीक, इफ़ यू कम, अगर आते हो। देखो, अगर आप आते हो, आप ही सोचो, किसी को आप इतना सेंटेंस बोलते हो, अगर आप आते हो, तो बोलेगा ना भैया आगे बताइए क्या, अगर आप आते हो तो आगे क्या, तो आपको मजबूरन अब आगे का वाक्य बताना पड़ेगा। यानी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यही होता है जब आपको कोई चीज़ें दूसरे पर आश्रित होकर बतानी होती है, दूसरे उपवाक्य पे, दूसरे क्लॉज पे या सेंटेंस पे। यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम पास नहीं कर सकते अनलेस यू वर्क हार्ड। अब कोई किसी से आप बोलो अनलेस यू वर्क हार्ड, बोलेगा हैं, अरे भाई पूरा बोलो, ये बोलेगा हो, तो आपको बोलना पड़ेगा यू कैन नॉट पास, ऐसे। ई कंसेशन, कंसेशन मतलब मान लेना कि भाई हाँ ऐसा में हुआ है, का भाव व्यक्त करने के लिए। जैसे ऑल्दो आई एम टायर्ड येट आई कैन हेल्प यू। ठीक, अगर डायरेक्ट येट लिखा होता तो वो कोऑर्डिनेट रहता, लेकिन ऑल्दो लग गया है, आप ऐसे नहीं बोल सकते ऑल्दो आई एम टायर्ड, यद्यपि मैं थका हुआ हूँ। तो लोग बोलेंगे भाई ठीक है थके हुए तो क्या, तो आपको आगे बताना पड़ेगा, मैं फिर भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। तब बोलेगा अच्छा ये बात है, ऐसे बोलेंगे। एफ,
तुलना कंपेयर करने के लिए, तो कंपेयर करने के लिए हम यहाँ किसका यूज़ कर रहे हैं, देन का। आपको तो पता ही है, आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा डिग्री वाला, तो डिग्री में देन वाला आपने पढ़ा होगा, कंपैरेटिव डिग्री। तो ये आ गया जो सेकंड पार्ट था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें ही आया था। अब लेस्ट का प्रयोग देखिए। लेस्ट एक वर्ड होता है जिसका मतलब अब आपको समझा रहा हूँ मैं। वॉक प्रॉपरली, लेस्ट यूज शुड फॉल। लेस्ट का यूज़ हम कब करते हैं, ध्यान देना, देखो यहाँ विशेष बॉक्स में लिखा है लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है, मजबूरन आपको करना ही होता है। लेस्ट के साथ नॉट का प्रयोग वर्जित है, यानी कि कभी भी अगर आपको कहीं पर लेस्ट का यूज़ करना हो तो आप नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। इसी प्रकार सो दैट के भाव के अनुसार मे माइट, अगर आपको कभी भी सो दैट, दो वर्ड सो दैट अगर आपको लगाना हो तो आपको या तो मे या तो माइट, शैल, शुड, कैन, कुड, विल या उड लगाया पड़ता है, आपको मजबूरन है। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें, है ना, जी सकते हैं ताकि हम जी सकें। दूसरा, ही केम हियर, वो यहाँ आया, सो दैट ही माइट मीट मी, ताकि, सो दैट का मतलब ये होता है ताकि वो मुझसे मिल सके। तो यहाँ आप देख लो कि सो दैट हमेशा जो सो दैट के बाद जो आगे का सेंटेंस होता है उसमें मे, माइट, शैल, शुड आपको लगाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस का भाव क्या प्रकट कर रहा है। और लेस्ट के साथ जो आगे का सेंटेंस होता है उसमें हम शुड का यूज़ करेंगे, और लेस के साथ कभी भी नेगेटिव यानी नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लेस खुद एक नॉट है। जैसे मतलब लेस मतलब होता है नहीं तो, वॉक प्रॉपरली, अच्छे से चलो, नहीं तो यू शुड फॉल, तुम गिर जाओगे। ठीक, लेस मतलब यही होता है। कुछ कंजंक्शन जोड़ों में प्रयोग किए जाते हैं। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा इधर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, थॉ येट, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी कि वो कंजंक्शन है जो मतलब कपल बोल सकते हैं, पेयर में आते हैं। इधर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, बोथ के साथ एंड आता है। हमेशा आपने देखा होगा नॉर्मली बोथ के साथ कभी ना कभी एंड आया ही है, अगल बगल कहीं ना आएगा। थॉ येट, यद्यपि के साथ हमेशा येट आता है। वेदर के साथ हमेशा और आता है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब एक्सरसाइज नंबर 30, पॉइंट आउट द कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे पहला, द चाइल्ड इज वीपिंग बिकॉज ही इज हंग्री, इसमें आपको ढूंढना है कंजंक्शन क्या है, तो उसमें बिकॉज कंजंक्शन है। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई बुक्स, इसमें दैट होगा जो कंजंक्शन है। अगर आप बताना चाहो कौन सा कंजंक्शन है तब वही बता सकते हो कि ये भाई ये वो कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिव है, कोऑर्डिनेटिव है, आप ये भी बता सकते हो। ठीक, अब एक्सरसाइज नंबर 31, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल कोऑर्डिनेटिव। ध्यान देना, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज करना है। शी केम हियर एंड स्टेड विथ मी, वह यहाँ आई और मेरे साथ रही। ही इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो, हमसे क्लियर है, कभी भी आपको अगर नॉट ओनली यूज़ करना हो तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए बट ऑल्सो। तो सेकंड वाले क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ठीक, बाकी आप अपने चेक करिएगा जरूर। 32, इसमें आपको सब ऑर्डिनेटिव भरना है। आई डू नॉट नो बट ही कम्स, ऑल दो ही कम्स, ठीक है, फिर भी वो आया, मैं उसे नहीं जानता फिर भी वो आया। तो आप येट ये भी लगा, मतलब ऑल दो लगा सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ही फाउंड हिज बुक, उसने अपना बुक पाया। रुकिए मुझे एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं याद आ रहा है। कौन सब ऑर्डिनेटिव में कौन कौन से थे, हाँ याद आया, क्या लगेगा सब ऑर्डिनेटिव में। ही फाउंड हिज बुक सिंस ही हैड लेफ्ट इट, उसने अपना किताब पा लिया जब से उसने उसे छोड़ा था। ठीक है, अब एक्सरसाइज नंबर 33, इसमें अपने आप को अपने हिसाब से कंजंक्शन लगाना है, चाहे वो सब ऑर्डिनेटिव हो चाहे वो कोऑर्डिनेटिव है, ये अपने आप से करना है आपको, ये मैं नहीं बताने वाला कोई भी एग्जाम्पल। हाँ, अगर आप ये पूरा कर लेंगे, कहीं पे डाउट परेशानी नहीं होगी तो अच्छी बात है, अगर हुई तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछना, मैं बता दूंगा। सर आप पूछने का तरीका क्या है, आप लिखोगे सर एक्सरसाइज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 1 और सेंटेंस जरूर लिख दीजिएगा, सर ये सेंटेंस है, इसका कंजंक्शन क्या होगा, तो मैं बता दूंगा। ठीक, या तो अगर आपको डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपने 10-12 किया है, 10-12 में से आपको 2-3 का डाउट लग रहा है या 4-5 का डाउट लग रहा है, तो या तो आप मेरे ईमेल आईडी पे जो आपको चैनल में मिल जाएगा, या आपको मेरे इसी वीडियो की डिटेल मिल जाएगा हो सकता है तो, या तो आपको
मैं आपको, अगर मेरे पास व्हाट्सअप नंबर है, आप मतलब आपका मेरे पास व्हाट्सअप नंबर है, तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 34। अब लिखा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसको आपको भरना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। कंप्लीट द सेंटेंसेस, तो यानी कि ये आपको बहुत ज़रूरी है, ये आपको करना ही करना है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू, आगे आप कुछ भी लिख सकते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विथ हिम, ये मुश्किल है या ये नामुमकिन है उसके साथ रहना। आप कुछ भी बोल लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ 35 वाला भी एक्सरसाइज आपको करना है और 36, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर आप 34, 35, 36 एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा, बाद में जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं एक्सरसाइज भी करवाऊँगा अलग से। बुक का तो अगर करवाना हुआ तो करवा दूँगा, अदरवाइज़ अलग से भी करवाऊँगा मैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 37 पे आप करना, प्लीज़ ज़रूर करना। एक्सरसाइज नंबर 38, इसलिए देखो 4 बार ये आया है, 4-5 बार, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ही आता है। अब हम बात करते हैं लास्ट जो काइंड होता है, पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, द इंटरजेक्शन, मतलब परिभाषा। इंटरजेक्शन वह शब्द है जो हृदय में अचानक उठने वाले भावों को प्रकट करे, यानी जो आपके मन से आपको एक भाव प्रकट होता है, वो इंटरजेक्शन होता है। जैसे डेफिनेशन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है अचानक वाली फीलिंग हो, मतलब आप कंफर्म नहीं हो, जैसे आपने कुछ देख लिया झटके से, ठीक है, तो आप बस शौक में हो, दुखी हो, खुश हो, कुछ मतलब नहीं, बस आप शौक में हो, ठीक, तो वो भी इसमें आता है। जैसे, और उसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि भाई ये हमेशा एक्सक्लामेटरी, विस्मयादी चिन्ह इसे बोलते हैं हिंदी में, उसके साथ आता है। अलास, ये दुख के लिए होता है। हुर्रा, खुशी के लिए। ब्रेवो, शाबाशी के लिए। हुश, किसी को कहने के लिए होता है। हेलो, किसी को पहली बार बोलने के लिए होता है। आह, कोई चीज़ मिस हो गई, ओह, कोई चीज़ मिस हो गई या कुछ गलत हो गया तो आप ओह बोलते हो। उपयुक्त इंटरजेक्शन में निम्नलिखित तरीके से विभाजित किया जा सकता है, जैसे जॉय के लिए हुर्रा, ग्रीफ के अलास, सरप्राइज के लिए हा, वॉट, आह, ओह, ये सरप्राइज के लिए है, ठीक है। फिर से हा, वॉट, आह, ओ, ऐसे बोलते हैं ना, ओ, तो ये सरप्राइज हो गया। फोर्थ, अप्रूवल, मतलब शाबाशी, ब्रेवो या अप्लॉज, इसे बोल सकते हैं हम। निम्नलिखित शब्द समूह का भी सडन फीलिंग या इमोशन को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ शब्द, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, उसको भी अगर आपको अचानक वाली फीलिंग है, जैसे अरे भगवान, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो आपने अरे भगवान बोल दिया, दोनों वर्ड साथ में बोल दिया। आप अरे बोल सकते थे, आप अरे भगवान भी बोलते हो, तो ये भी हो सकता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, जैसे आह मी, अरे मैं। मान लो कोई गेम चल रहा है, इसमें ये रूल है कि जो चूज़ होगा वो उसको मारा जाएगा, तो मान लो आप चूज़ हो गए तो बोले अरे मैं चूज़ हो गया। फॉर शेम है, शर्मनाक है। वेल डन, बहुत अच्छा, गुड हेवन, बहुत अच्छा जीवन। नीचे दिए गए कुछ उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखिए। अलास, ही इज डेड, तो दुखी है इसलिए अलास लगा। हेलो, हाउ आर यू, पहली बार जब मिलते हैं इसे बोलते हैं आ, हिज मदर डाइड। अचानक कोई आपने कुछ न्यूज़ सुनी तो वही। लुक हाउ ही सिट, देखो ये आश्चर्य है, देखो कैसे बैठा है। गुड बाय फ्रेंड, ये पूरा सेंटेंस ही आपका एक्सक्लेमेटरी है। आपने अचानक मुझसे बोल दिया गुड बाय फ्रेंड। ओह, यू आर लेट, अरे आप लेट हो। बाकी सब भी आप देख लेना, 7वां 8वां 9वां एक्सरसाइज, 10वां भी, ये एग्जाम्पल है बस। कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये अलग से है, ध्यान दीजिएगा। आपका इंटरजेक्शन यहीं पे ख़त्म, 10 के साथ, जो 10 लिखा है हेल। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ और अलग से वर्ड होते हैं जो हम सुनते तो हैं, लेकिन उसका अलग से यूज़ कैसे होता है। जैसे दिस तथा दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है, जबकि दीज, दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है। दिस, दीज निकटता दर्शाते हैं, जैसे आपको पता कोई चीज़ पास में है, अगर वो एक है तो हम दिस लगाएंगे, एक से ज़्यादा तो दीज बोलेंगे,
ठीक, कोई चीज़ दूर है, अगर वो एक है तो दैट लगाएंगे, और एक से ज़्यादा है तो दोज बोलेंगे। दूरी दर्शाने वाले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तथा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फ्रॉक, एक वचन, दिस क्या है यहाँ पर, एक वचन है और वो निकट है, पास में है, ठीक है, ये बहुत ही सुंदर फ्रॉक है। दैट इज़ एन ओल्ड मैन, वह मतलब कोई व्यक्ति, जो एक व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति जो दूर है, तो ये एक वचन है और वो दूरी है। दीज मैंगोज आर स्वीट, ये आम मीठे हैं, तो जो आम है वो पास में होंगे और वो एक से ज़्यादा होंगे। दोज ग्रेप्स आर सोर, वो अंगूर खट्टे हैं, सोर मतलब होता है खट्टे हैं, इसको कई लोग सोर बोलते हैं, बोलो श्योर बोलते हैं, श्योर, आप जो आपको सही लगे आप बोलो। प्रथम तथा कई लोग उसको सुअर बोलते हैं, सुअर, सुअर वाला सुअर बोलते हैं, जो गलत है, ठीक। प्रथम तथा द्वितीय वाक्य में दिस तथा दैट दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हैं, किंतु द्वितीय तथा तृतीय वाक्य में, अरे गलत लिखा दिया, गलत लिख दिया है, वो तृतीय तथा चतुर्थ होगा, गलती से यहाँ पे द्वितीय दोबारा लिख दिया है। तृतीय तथा चतुर्थ वाक्य में दीज तथा दोज दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कैसे पहचानते हो, मैंने आपको पहले बताया था, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के साथ अगर कोई नाउन नहीं है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, अगर कोई नाउन है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे देखो तीसरा और चौथा एग्जाम्पल देखो, तीसरे में देखो दीज के साथ मैंगोज है, मैंगोज क्या है, नाउन। चौथा दोज के साथ ग्रेप्स है, और ग्रेप्स क्या है, नाउन, तो मैंने बता दिया है। तीसरा और चौथा क्या है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और पहला दूसरा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखो बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, विशेष दिस दैट दीज दोज के बाद यदि नाउन का प्रयोग नहीं होता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ये जो मार्किंग है बॉक्स का वो गलत तरीके से हो गया है प्रिंटिंग, किंतु उसके बाद नाउन का प्रयोग होने पर यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया, यहाँ फिर से वही चीज़ दिखाया जा रहा है दोबारा, पहले मैं आपको बता चुका है इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो ही देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ। बस आपको बता दे रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो वर्ड होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, उसके साथ अगर नाउन नहीं है, ठीक है, नाउन के बिना वो अकेले हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और नाउन के साथ है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पहला एग्जांपल आप दे सकते हो, दिस इज़ कॉस्टली पेन, इसमें दिस के साथ कोई नाउन नहीं है, लेकिन इधर देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ, दिस बुक इज़ माइन, इसमें दिस के साथ बुक है, और बुक आपको पता ही है नाउन होता है। ये पॉजेसिव केस के प्रोनाउन है, ये एक वचन या बहुवचन के साथ प्रयोग होकर इससे संबंध दर्शाते हैं। देखो ये आपको अलग से क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यह कॉमन है, तो कॉमन चीज़ ये हो सकता है आपको इसलिए रिपीट की जा रही है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये सब वर्ड आप हमेशा देखते रहते हो। माई सन इज़ वेरी स्मॉल, आर स्कूल वॉन द मैच, योर पेन इज़ लॉस्ट, हिज मदर इज़ इल, हर फ्रॉक इज़ रेड, द डॉग वॉज इट्स टेल, देयर क्लोथ आर न्यू। ठीक, तो नाम से क्लियर है, ये पॉजिटिव दिखा रहा है, हक जता रहा है। अब लिखा है ईच एवरी वर्ड का यूज़, उपयोग दोनों डिटरमाइनर, ये दोनों डिटरमाइनर का अर्थ है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर कोई। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है, और परंतु एवरी सदैव दो से अधिक के लिए होता है, यानी कि अगर आपको ईच लगा रहे हो, यानी कि जो ईच जिन लोगों के लिए लगा रहे हो, जिन चीज़ों को लगा रहे हो, वो दो से ज़्यादा ही, मतलब दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर एवरी लगा रहे हो यानी कि वो दो से ज़्यादा होंगे ही होंगे, यानी वो तीन तो होंगे। ठीक, इस समूह में प्रत्येक की ओर संकेत करते हैं और निश्चित संख्या का ज्ञान कराता है। एवरी समूह की ओर और अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराता है, यानी अगर आपको ईच लगाना है तो ईच हमेशा निश्चित संख्या बताता है कि भाई ये निश्चित संख्या में ही लोग होंगे। लेकिन एवरी अगर बोल दिया, जैसे एवरी वन, ईच वन बोल दिया यानी कि हम उनको काउंट कर सकते हैं, कुछ ही होंगे। अगर एवरी वन बोल दिया यानी कि सब कोई है, यानी कि बहुत कोई लोग हैं जिनको हम काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक, जैसे ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज प्रेजेंट, दोनों लड़कियों में से दोनों प्रेजेंट हैं। एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड, हर सीट मतलब हर कुर्सी, ऑक्यूपाइड मतलब भरी हुई थी, ऑक्यूपाइड मतलब किसी ने वो ले ली थी, अर्थात बैठा हुआ था। तीसरा,
द ऑफिसर स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड मतलब डांटा या डांटना या फटकार लगाना, तो दैट ऑफिसर स्कॉल्डेड ईच ऑफ द लेबरर, मतलब सभी लेबरर्स को इसको ऑफिसर ने डांटा। अब लेबरर हो सकते हैं भाई एक हो सकते, मतलब दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक तो नहीं होंगे, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, 10-20 हो सकते हैं, 50, 100, 150, जिनको वो काउंट किया जा सकता है 1 by 1। लेकिन अगर लिखा होगा इट्स रेन एवरी डे, बारिश हर दिन होता है, तो आप काउंट नहीं करोगे, बोलोगे भाई हर दिन होता है, रोज होता है, हमेशा होता है। तो ईच क्या होता है, इस दोनों का मतलब प्रत्येक होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, ईच हमेशा एक एक लोग को काउंट करके किया जाता है, और एवरी काउंट नहीं करता, वो ओवरऑल सबको मान लो देता है। मान लो आपको टॉफ़ी देना है, अगर आप ईच बोल रहे हो, ईच के साथ ईच के हिसाब से दे रहे हो, तो आप एक एक लोग को टॉफ़ी दोगे। लेकिन अगर आप एवरी बोल रहे हो, यानी आपने सबको टॉफ़ी दे दिया, ठीक है, एक एक करके दिया, चाहे वो ऐसे ही आपने सबको दे दिया, ऐसे डाल के फेंक कर, या सबको ऐसे ही दे दिया। सम, एनी तथा नो। सम का अर्थ है कुछ, इसका प्रयोग अफर्मेटिव वाक्यों में होता है, जबकि नो और एनी का प्रयोग नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। मैंने पहले ही आपको बताया था, शायद टेंस में मैंने बताया था शायद, ठीक। आई बॉट सम टॉय फॉर माई सिस्टर। देखो, अगर आपने कभी भी आपको सम यूज़ करना है, तो हमेशा आप उसको पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस कोई भी हो, लेकिन जो सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव होगा, ठीक है। अगर आपको एनी यूज़ करना है या नो यूज़ करना है, तो आप या तो उसको इंटरोगेटिव में यूज़ करोगे, या तो उसको नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करोगे। एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा है, यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल, हैव यू बॉट एनी बुक, क्या तुमने कोई किताब ली, खरीदी, मतलब थर्ड, नो ही हैज़ नॉट बॉट एनी बुक, नहीं उसने कोई किताब नहीं खरीदी। तो ध्यान दीजिएगा, एनी या नो, ये जो वर्ड होते हैं आपने सुना होगा, नो बडी, ये नो बडी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, नो वन, नो बडी, ऐसे भी सम वन, सम बडी। तो सम वन, सम बडी, सम, ऐसे शब्द जो हैं वो हमेशा अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होते हैं। एनी बडी, एनी वन, नो वन, नो बडी, ये जो ऐसे वर्ड होते हैं वो हमेशा नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होते हैं। सम का प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है जो आदेशात्मक हो रूप में होते हैं। सम का यूज सिर्फ एक जगह होता है इंटरोगेटिव में, जब हम किसी को आदेश देने वाली चीज़ पूछ रहे होते हैं। जैसे विल यू प्लीज़ गिव मी सम फ्रूट, क्या आप मुझे कुछ फ्रूट देंगे। यहाँ आप आदेश के हिसाब से आज्ञा, मतलब एक तरीके से आप कह रहे हो भाई मुझे कुछ फ्रूट दोगे, आदेश देकर, ऑर्डर टाइप देकर, ठीक। यानी मान लो अपना नौकर से आप बोल रहे हो भाई मुझे कुछ सेव दोगे, तो आप मालिक हो तो आप नौकर को इसे बोल रहे हो, तब यहाँ सम बोल सकते हैं। यहाँ आप सम की जगह कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सम ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑल, बोथ। ऑल का अर्थ है सब, जबकि बोथ का अर्थ है दोनों। यानी ऑल यूज होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए, और बोथ यूज होता है हमेशा दो लोगों के लिए। क्लियर। अब देखो इधर, नीदर, इधर का अर्थ है दोनों में से कोई एक। जब भी कभी भी इधर का यूज़ हुआ हो तो समझ जाओ कि इसका अर्थ होता है दोनों में से कोई एक, मतलब कोई ना कोई एक। और नीदर मतलब था दोनों में से कोई नहीं, मतलब दोनों में से कोई नहीं, न राम न श्याम। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है यहाँ पे। और इधर के साथ हमेशा और लगता है, नीदर के साथ नॉट लगता है। ये अकेले भी कभी कभी यूज होते हैं, आपने देखा होगा अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इधर और नीदर ये कभी कभी अकेले भी यूज होता है, लेकिन नॉर्मली ये इधर और के साथ और नीदर नॉर के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, इधर गीता और माया विल गो विथ मी, या तो गीता या माया मेरे साथ जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नीदर गीता नॉर माया केम टू मी, ना गीता आई ना ही माया मेरे साथ आई, है ना। इधर कार विल डू, नाइदर कार विल डू, या तो कार करेगा, मतलब कोई ना कोई एक कार करेगा, नीदर कार विल डू, कोई कार नहीं करेगा। मैनी, मच, मैनी संख्या प्रकट करता है, मच परिणाम प्रकट करता है, परिमाण, गलती हो गया, परिमाण, ठीक, यानी क्वांटिटी कहने की बात हो रही है। और मेनी नंबर बताता है। देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन द गार्डन, काफ़ी सारे बच्चे या कई सारे बच्चे मैदान में हैं, गार्डन में हैं। अब देखो मेनी ये होता है काउंटेबल चीज़ों के लिए, और मच ये होता है अनकाउंटेबल के लिए। जैसे देयर इज़ मच वाटर इन द टैंक, कुछ पानी टैंक में है, या बहुत पानी टैंक में है, दोनों हो सकता है मेनी, ठीक। तो यहाँ आप नाप सकते हो, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हो, नंबरिंग नहीं कर सकते हो, यानी कि उसको प्लूरलाइज नहीं कर सकते हो। फ्यू, अ फ्यू,
द फ्यू। अ फ्यू का इस यह अभाव दर्शाता है जिसका अर्थ है नॉट मैनी हार्डली एनी, मतलब कोई नहीं, थोड़ा सा। इसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आप एक ग्लास में आपके दूध है, ठीक है। दूध क्या है, दूध जो आपका ग्लास आपने दूध पी लिया, लेकिन दूध के जो नीचे हिस्सा होता है उसमें मान लो 1 या 2 बूंद पानी अभी दूध बचा हुआ है, तो हम उसके लिए फ्यू का यूज़ करेंगे। और फ्यू क्या होता है, इसका अर्थ है पॉजिटिव है, यानी सम, यानी कि ऑफ फ्यू अगर यूज़ हो यानी कि आपने दूध पिया है। अब मान लो आपने दूध पिया है, उसका अभी एक घोट, मतलब कि अभी एक घोट पूरे ग्लास जो आप है, मान लो आपने पूरा ग्लास पीने के लिए आपने 5 या 6 घोट लेना होता है तब अपना दूध, एक घोट आपका दूध बचा हुआ है अभी, तो आप अ फ्यू लगा सकते हो। और द फ्यू मतलब होता है इतनी मात्रा जो कोई भी कह सकता है अभी दूध थोड़ा सा बचा है जाओ पी लो, ठीक है। एक वो होता है कि भाई थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बचा है, फिर भी आप अगर आपको दूध पसंद नहीं तो आप जाके वहाँ जाके बर्तन को रख देते हो, ग्लास को अलग से, ठीक है भाई मैंने दूध पी लिया, ऐसे बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो जो दूध होता है वो थोड़ा सा बचा होता है, यानी कि अगर उसको आप उल्टा करो ग्लास को तो वो तुरंत गिर जाए, इतना दूध बचा होता है। और एक क्या होता है द फ्यू, जो साफ साफ दिख जाए कि भाई ये थोड़ा थोड़ा दूध बचा हुआ है, तो वो बोलते हैं द फ्यू। यानी कि सबसे कम के लिए फ्यू लगाते हैं अ फ्यू, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो, और द फ्यू मतलब इतना कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये कुछ बचा हुआ है। नॉट मैनी बट देयर आर, इसका अर्थ बहुत नहीं किंतु कुछ, तो कुछ जो कुछ, मतलब किंतु जो कुछ होता है उस ओर संकेत करता है। इन तीनों से संख्या का ज्ञान होता है, ध्यान दो। ये फ्यू का यूज़ हमेशा नंबरिंग के लिए, नंबर वाली चीज़ों के लिए करते हैं, यानी काउंटेबल चीज़ों के लिए। जैसे द पुअर आर मेनी, गरीब बहुत है, बट द रिच आर फ्यू, पर जो अमीर है वो कम है। अब देखो ये जो फ्यू यूज़ हुआ है यानी कि एकदम ना के बराबर। मान लो कि 100 में से 98 क्या है, 98 या 99 अमीर गरीब है और सिर्फ 1 या 2 अमीर है। क्लियर हुआ, तो हम फ्यू यूज़ किया। आई कैन स्टे हियर फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक सकता हूँ। अब देखो फॉर अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के लिए। अब देखो फ्यू, अब यहाँ फ्यू मतलब क्या है, मान लो वही चीज़ 100 में से 95, 94 या मान लो 90, ठीक, इतने लोग पुअर हैं गेस करो, और 10 लोग या 5 6 लोग 7 लोग अमीर हैं, तो क्या हुआ, फ्यू से थोड़ा ज़्यादा है यानी अ फ्यू। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑनेस्ट, उसके पास जो कुछ दोस्त हैं वो ऑनेस्ट हैं, सच्चे हैं। मान लो गेस करो 100 में से 70 80 लोग गरीब हैं और 20 25 लोग क्या हैं, अमीर हैं। तो आप समझ सकते हो, 1 2 लोग थे तो फ्यू, 4 5 6 लोग या 7 8 लोग थे तो अ फ्यू, मान लो 10 15 लोग 20 लोग हैं तो द फ्यू। क्लियर हो गया। ठीक वैसा ही लिटिल के साथ है, बस इसमें क्या है, लिटिल नॉर्मली नेगेटिव चीज़ का अर्थ कराता है, नॉट मच एकदम कम, और लिटिल थोड़ा ज़्यादा, और द लिटिल मतलब इतना कि दिख जाए, समझ में आ जाए। जो मैंने दूध वाला एग्जांपल दिया था वो यहाँ पे साफ साफ बैठेगा, ठीक है। कि दे, मान लो बोलेंगे देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, यानी कि जो दूध है वो बहुत ना के बराबर है। अ लिटिल, देयर इज अ लिटिल, अब देखो यही ग्रामर में मज़ा आता है कि अगर आप अ लगा दोगे तो उसका अर्थ थोड़ा बदल जाएगा, द लगा दोगे थोड़ा अर्थ उसका बदल जाएगा, और आप अ या द ना लगाओ तो उसका अर्थ थोड़ा बदल जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि देयर इज़ अ लिटिल मिल्क मतलब थोड़ा सा दूध है, और देयर इज़ द लिटिल मिल्क, देयर इज़ द लिटिल मिल्क यानी कि जो मिल्क है वो कुछ हद तक है, इतना है कि साफ साफ दिख जा रहा है कि दूध बचा हुआ है, ठीक। देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, देयर इज़ लिटिल होप मतलब लगभग लगभग बहुत थोड़ा सा उसका होप है सक्सेस का। मतलब चांस ये है कि 100 में से वो 99 बार फेल हो सकता है या 98 बार। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, थोड़ी सी नॉलेज, मान लो आपको पता होनी चाहिए, कोई कोई एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, एक मान लो आपको पता होनी चाहिए 100 तक, लेकिन आपको पता है सिर्फ 2 3 5 6 7 8 तक, तो ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप कह सकते हो भाई हमको थोड़ा सा तो पता है लेकिन हमें ज़्यादा नहीं पता है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। बोलते हैं ना, थोड़ा नॉलेज जिसके पास होता है वो बहुत खतरनाक व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि वो बिगाड़ देता है सब कुछ। उसको लगता है वो उसको आ रहा है, वो बीच में कूद जाता है और फंस जाता है, ठीक है। तो अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग,
इस पर क्या है, सम मतलब कुछ तो है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। द लिटिल मनी आई हैड वॉज स्टोलन, मेरे पास जो कुछ पैसे थे, मतलब मान लो बेचारे के पास मान लो कि 500 600 700 रुपये थे, कुछ रुपए उसके पास थे और वो चोरी हो गए। नॉट मच बट ऑल दैट इज़, ज़्यादा नहीं पर कुछ तो है, ठीक। तो ये एक स्पेशल यूज़ बताया गया है। अब एक्सरसाइज नंबर 39, इसमें आपको दिस दैट दीज दोज का यूज़ करना है अपने हिसाब से, आप इसको यूज़ करिए, ठीक। मैं नहीं बता रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 40, इसमें आपको माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर का यूज़ करना है अपने हिसाब से, यूज़ करिए। कहीं पे कोई डाउट है आप तुरंत पूछिए मुझे प्लीज़, ठीक। एक्सरसाइज नंबर 41, फिल इन द ब्लैंक विथ ईच एंड एवरी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको ईच या एवरी यूज़ करना है अपने हिसाब से। ध्यान देना, ईच का यूज़ करते हैं कम से कम 2 लोगों के लिए और उससे मैक्सिमम के लिए, और ईच का यूज़ होता हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है, एक वचन के रूप में होता है, और एवरी का नॉर्मली यूज़ बहुवचन के रूप में होता है, ठीक। 42, फिल द ब्लैंक्स विथ ऑल और बोथ, या तो आपको ऑल लगाना है या तो बोथ। अब देखो इसका मतलब क्या है, ऑल कहाँ लगता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बोथ हमेशा 2 लोगों के लिए लगता है। एक्सरसाइज नंबर 43, या तो आपको इधर लगाना है या तो नीदर। ध्यान देना, इधर आप लगा रहे हो तो इधर के साथ आपको नॉर और भी लगाना होगा। जैसे बहुत आसान तरीका है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है इधर कम और गो देयर, पहला वाला जो देखो इसमें साफ साफ और लिख दिया है, और के कई सारे एग्जाम्पल होंगे इसमें पहले से और या नॉर लिख दिया होगा, तो जब और नॉर पहले से लिख दिया तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा कभी टीचर गलती नहीं करेगा, ध्यान देना। टीचर कभी ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं देगा जिसमें आप आसानी से पहचान जाओ कि भाई इसमें इधर लगाना है या नीधर, थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, ऐसा क्वेश्चन जरूर देता है एग्जाम में। एक्सरसाइज नंबर 44, फिल इन द ब्लैंक्स विद सम, नो और एनी, या तो आपको सम लगाना है या तो नो लगाना है या एनी, अपने हिसाब से उसको भरना है आपको, ठीक। एक्सरसाइज नंबर 45, या तो आपको मच लगाना है या तो मेनी, मच मेनी, आपको अभी मैंने ऊपर पढ़ाया उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है, भरना है। एक्सरसाइज नंबर 44 46, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ध्यान देना, फ्यू सबसे कम, अ फ्यू थोड़ा सा कम, मतलब कम लेकिन इतना कम कि हल्का सा दिख जाए, और द फ्यू मतलब कम है लेकिन उतना कम नहीं है, थोड़ा सा कम है, ठीक है, दिख जाए वो साफ साफ कि इतना कम है। और ठीक वैसा ही है अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये एक्सरसाइज जरूर करिए क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको करोगे, जो ये जो है, जो अभी लास्ट के कुछ आप देख रहे हो 35 से लेकर मतलब 30 से लेकर, एक्सरसाइज नंबर 30 से लेकर 40, ये जो बचे हुए हैं जितने एक्सरसाइज नंबर 30 से लेकर जो बचे हुए हैं, ये आप जरूर करिए। मैं गारंटी देता हूँ कम से कम 3 से 4 नंबर आपका कवरअप हो जाएगा, 3 से 4 नंबर आपका कवरअप हो जाएगा अगर आप लास्ट 30 एक्सरसाइज से आप बाकी एक्सरसाइज कवर करते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो ठीक। ये अब है देखो, मिसलेनियस गलती हो गया, मिसलेनियस एक्सरसाइज, यानी कि आपको उल्टा सीधा दिया होगा, उसको आपको करना होगा। ये भी एक्सरसाइज आपको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक क्वेश्चन इसमें से आता है, मतलब ऐसा आता है, इन सेंटेंसेस में नहीं आएगा लेकिन ऐसा ही आता है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ 2। डिड यू लिसन वॉट ही सेड, इसमें आपको अपने हिसाब से इसको सही करना है। तो अब इसको क्या हो जाएगा, वॉट डिड ही सेड यू लिसन, या कि इसको कैसे बोलोगे, डिड यू लिसन वॉट ही हैड सेड, ठीक है। आप यहाँ हैड लगा सकते हो क्वेश्चन मार्क के साथ, बाकी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। मिसलेनियस एक्सरसाइज ये भी आपको करना है, मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको ये भी करना है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ये भी करना है, ठीक। और ये आखिरी है 51 तक, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा करना है। कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी होगी तो ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करने वाले हैं और तैयार रहिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। हो सकता है कुछ 1-2 दिन आपको वेट करना हो, अब मैं नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा क्योंकि अब मैं लिटरेचर पे जाऊंगा, लिटरेचर कुछ वीडियो डालूंगा कुछ दिन, फिर आपको फिर ग्रामर का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम वीडियो का एंड करने वाले हैं। आपने ये वीडियो देख लिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।